हेलो, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे भावी फौजियों। आप सभी का मेजर कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमेशा की भांति आज पुनः जीके जीएस की मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न श्रृंखला में आप सभी का पुनः स्वागत। तो आज अपन उसी एपिसोड को, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अपनी इस श्रृंखला की आज 10वीं क्लास है। तो आप सभी यूं ही प्रेम स्नेह बनाए रखे, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और अधिक से अधिक क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लाइव चैट के माध्यम से देने का प्रयास करें। ये आपका टेस्ट है जिसके माध्यम से आपका मूल्यांकन होता है। साथ साथ में पूरे एनालिसिस की तरफ ध्यान दें। आधे घंटे के अंदर 30 से 40 मिनट में मैं आपको 100 से 150 क्वेश्चन देने का प्रयास करता हूं। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए तथा आने की भरपूर संभावना, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को बड़े आराम से नोट करना है, समझना है, सुनना है। तो अब अपन शुरू करते हैं। और जो भी जितने भी मेरे नए मां भारती के लाल जुड़े हैं उन सभी से निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये जितना परिवार बड़ा होगा उतना ही मेरा हौसला बुलंद होगा, मेरी टीम का हौसला बुलंद होगा, जिससे आपके लिए और कुछ जोड़ा जाए और कुछ प्रारंभ किया जाए। वैसे जल्दी ही मैथ की एक आपके क्लास प्रारंभ करने वाले हैं, करंट अफेयर्स की भी क्लास शुरू करेंगे। इसके अलावा स्टैटिक जीके के जो महत्वपूर्ण पोर्शन है टॉपिक वाइज, उनकी भी क्लास लाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप अधिक से अधिक मां भारती के शूरवीरों तक पहुंचने का प्रयास करें और अधिक से अधिक मेजर परिवार से लोगों को जोड़े। ये मेरा आपसे पर्सनल निवेदन रहेगा। अब अपन शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती, लाला हरदयाल, मोतीलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय। मैं बात करूं गदर पार्टी, गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 में सैन फ्रांसिस्को में की गई। सैन फ्रांसिस्को में की गई सन 1913 के अंदर। अपना क्वेश्चन है किसने की। मैं बात करूं राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज के संस्थापक यदि पूछे तो राजा राम मोहन राय है। मोतीलाल नेहरू की मैं बात करूं, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, चित्तरंजन दास, इन दोनों ने मिलकर सन 1923 के अंदर स्वराज पार्टी की स्थापना की। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, स्वराज पार्टी और गदर पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल तथा सोन सिंह भाकना, लाला हरदयाल तथा सोन सिंह भाकना द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। और दयानंद सरस्वती की मैं बात करूं तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ये आधुनिक भारत के इतिहास में जो महत्वपूर्ण समाज संस्थाएं, जो सामाजिक कृतियों के विप्लव तथा देशभक्ति की भावना को भरने के लिए जो जितनी भी संस्थाएं बनी गई, उनके संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रकार की राजनीतिक, जिन्होंने देश को आजाद कराने में, समाज के सुधार में प्रत्येक, चाहे कोई दल बना हो, चाहे कोई समाज बनी हो, कोई सोसाइटी, चाहे संस्था, उन सभी का योगदान देश की प्रगति के लिए था। तो गदर पार्टी पूछे तो 1913 लाला हरदयाल और सोन सिंह भाकना, स्वराज पार्टी पूछे तो 1923 चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल तट को किस नाम से जाना जाता है? केरल तट को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट, या इनमें से कोई नहीं? कोरोमंडल तट की मैं बात करूं तो ये पूर्वी तट, यानी तमिलनाडु से जो सीमा लगती है, तमिलनाडु वाला जो तट है उसको कोरोमंडल तट कहते हैं। और ये पूर्वी तट यानी गोवा महाराष्ट्र का जो तट है ना, उसको कोंकण तट कहते हैं। और केरल वाले तट को मालाबार तट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल का तट मालाबार है, तमिलनाडु का कोरोमंडल है, गोवा महाराष्ट्र का तट कोंकण तट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को कितने समय में भंग किया जाता है? 2 वर्ष किया जा सकता है। राज्यसभा को कितने समय में भंग किया जा सकता है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं? बात करूं मैं राज्यसभा, तो राज्यसभा उच्च सदन है। राज्यसभा को सदन, संसद का उच्च सदन है, स्थायी सदन है।
कैसा सदन है? स्थायी सदन है। इसके अलावा बात करूं मैं, आपको एक ट्रिक याद रखनी है अनुच्छेद की, भी बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रिक की बात करूं, सरला, आपको याद रखना है सरला। स से संसद, संसद है 79 के अंदर, राज्यसभा का वर्णन है 81 के अंदर, ला से बन गई लोकसभा, लोकसभा का है 81 में, राज्यसभा का 80 में और संसद का 79 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद पूछे तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंदर है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, यदि पूछे राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है तो 250, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है तो है 245। 245 में से 233 सदस्य निर्वाचित है तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राज्यसभा स्थायी सदन है, उच्च सदन है। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 के अंदर है। अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 है, जिसमें से 233 निर्वाचित है और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये क्वेश्चन आर्मी में पूछा हुआ है बहुत बार कि राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं तो 12। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है तो इसका कोई कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता है क्योंकि स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों की यदि बात करें, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का जो सेवानिवृत्त होते रहते हैं और नए आते रहते हैं, यानी सदस्य 6 वर्ष होते हैं, लेकिन राज्यसभा खुद का कार्यकाल अनिश्चित है, ये स्थायी सदन है। लोकसभा की पूछे तो 5 साल के बाद भंग हो जाती है, पुनः चुनाव होते हैं और नई लोकसभा बनती है, नए प्रधानमंत्री बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई? मैं बात करूं भारतीय संविधान, तो जब मूल संविधान बना था, जब संविधान का निर्माण हुआ था, मूल संविधान के अंदर मैं बात करूं ना, मूल कर्तव्यों की दृष्टि से मूल संविधान के अंदर मूल कर्तव्य बिल्कुल एक भी नहीं था। उसके बाद रूस से सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत, रूस से सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। और उसके बाद जो शिक्षा का अधिकार और माता पिता का जो बच्चों को पढ़ाने का जो कर्तव्य है वो 11वां जोड़ा गया। वर्तमान के अंदर संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य है। मूल संविधान में एक भी नहीं था, रूस से 10 लिए गए, वर्तमान में 11 है। और इसकी जो सिफारिश की थी वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी। फजल अली समिति की मैं बात करूं तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश जो कमीशन था वो फजल अली था। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य विवादों से संबंधित है। केंद्र राज्य संबंधित जितने भी विवाद होते हैं उनसे संबंधित जो सिफारिश करता है वो करता है सरकारिया आयोग। यंग हिल्टन की मैं बात करूं तो आरबीआई की स्थापना की जो सिफारिश की थी वो यंग हिल्टन आयोग ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यंग हिल्टन का संबंध आरबीआई से है, सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधी विवादों से है, फजल अली का आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग से है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ने से है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद, दिल्ली, आगरा, लखनऊ। लखनऊ में इमाम बाड़ा है, आगरा में ताजमहल, दिल्ली में जंतर मंतर, लाल किला। और चार मीनार की मैं बात करूं, कुतुब मीनार भी दिल्ली में है। कुतुब मीनार पूछे तो दिल्ली में है, लेकिन चार मीनार पूछे तो हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? जमुना, पद्मा, मेघना, सांगपो। जमुना की मैं बात करूं, जमुना तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश के अंदर जमुना कहा जाता है। और पद्मा की मैं बात करूं तो गंगा नदी को बांग्लादेश के अंदर
पद्मा कहा जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। और सांगपो की मैं बात करूं तो ब्रह्मपुत्र को, किसको? ब्रह्मपुत्र को तिब्बत के अंदर सांगपो कहा जाता है। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा मिल जाती है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमुना, पद्मा, मेघना, सांगपो, एक नदी को अलग अलग भागों में, अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो भारत के अलग अलग राज्यों में भी इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलते हैं तो उसको मेघना कहा जाता है। और सांगपो कई बार पूछा हुआ है, सांगपो किस नदी को, सांगपो नदी को भारत में क्या कहते हैं, या ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो आप मेरे को बताओ ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करके आप बताओगे ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश के अंदर किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? दिल्ली। दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको पूछे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यदि आपको पूछे तब तो है दिल्ली के अंदर। और कोलकाता की मैं बात करूं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट यदि आपको पूछे तो है कोलकाता के अंदर। और छत्रपति शिवाजी की मैं बात करूं, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तो वो मुंबई के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बलदेव सिंह, षणमुखम सेठी, जॉन मथाई, मौलाना आजाद। बलदेव सिंह की मैं बात करूं तो ये भारत के प्रथम रक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के ये प्रथम क्या थे? रक्षा मंत्री। षणमुखम सेठी की मैं बात करूं तो भारत के प्रथम वित्त मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री पूछे तो षणमुखम सेठी। जॉन मथाई की मैं बात करूं तो भारत के प्रथम रेल मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। वित्त मंत्री षणमुखम सेठी थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, और गृह मंत्री पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कृषि मंत्री पूछे तो राजेंद्र प्रसाद थे। और शिक्षा मंत्री पूछे तो मौलाना आजाद थे। और प्रधानमंत्री पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान देहरादून, भोपाल, कटक, लखनऊ। देहरादून की मैं बात करूं तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान पूछे तो देहरादून। भोपाल की मैं बात करूं तो भोपाल के अंदर केंद्रीय कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान, कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान यदि आपको पूछे, केंद्रीय कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान तो भोपाल के अंदर। भारतीय वन अनुसंधान केंद्रीय संस्थान पूछे तो देहरादून। कटक की मैं बात करूं तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र यदि आपको पूछे तो कटक के अंदर है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान पूछे तो लखनऊ के अंदर है। इन संस्थाओं से संबंधित मैं आपके सामने कभी जब अपन ये स्टैटिक जीके की जब क्लास शुरू करेंगे तो इन टॉपिकों को बारी बारी से जितने भी टॉपिक है उन सबको प्रत्येक क्लास के अंदर कवर करते चलेंगे। एक क्लास अपन जो प्रमुख अनुसंधान विश्व के और भारत के जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र है उनके ऊपर भी अपन एक क्लास बनाएंगे आपके लिए। आर्मी के एग्जाम से पहले सारा सब कुछ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर करने का प्रयास करेंगे। लगी हुई है पूरी टीम, बहुत कुछ प्रयास किया जा रहा है। जल्दी आपके सामने इसके साथ साथ और कुछ क्लासें देखने को मिलेगी। आर्मी के अंतिम दम तक पेपर में क्या पूछा गया क्या पूछा जाएगा, एक एक छोटे छोटे बिंदु के ऊपर डिस्कस रणनीति के साथ किया जाएगा। प्रत्येक पॉइंट ऐसा कोई पॉइंट वंचित नहीं रखा जाएगा जिससे आप सिलेक्शन से वंचित हो सको। हर एक पॉइंट
जो आपको हजारों स्टूडेंटों से आगे लेके जाएगा। वो एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन, एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट और तथ्य आपके सामने रखे जाएंगे। ऐसे जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है उनको ट्रिक के माध्यम से आपके सामने हल करवाए जाएंगे, बताए जाएंगे, क्लास ली जाएगी। आपको बस बना रहना है, प्रत्येक क्लास को देखना है, बड़े प्रेम से एक एक शब्द को सुनना है और याद करने का प्रयास करना है। जब याद होगा तभी पेपर में कर पाओगे। इसलिए एक वीडियो को 2 बार देखे, 3 बार देखे, जो आपको नई बात लग रही है, पहले नहीं आ रही थी, उसको अपनी नोटबुक में नोट भी करते जाएं, ताकि आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है। इन 30 क्वेश्चनों के माध्यम से आपको 150 क्वेश्चन प्रत्येक दिन 30 मिनट में मिल रहे हैं। तो इसलिए आप मेरी मेहनत को देखते हुए वीडियो को लाइक, शेयर, और जो बंदा नया है चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करे, क्योंकि ऐसे कामों में मेहनत बहुत लगती है भाई। 5-5 घंटे लग जाते हैं इतनी क्लास को बनाने में। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, जहांगीर, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये भी महत्वपूर्ण याद रखना है। 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये राजस्थान के संदर्भ में तो और भी इंपॉर्टेंट रहता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा यदि आपको पूछे, ये एक प्रकार की मस्जिद है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। और अलाई दरवाजे का पूछे तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कल वाली क्लास में शायद अपन ने डिस्कस किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन के समय भारत का शासक कौन था? तो 1905 के लेटर के तहत वो आई थी, उस समय अकबर था। और व्यापार की जो अनुमति दी थी 1608 के अंदर, उस समय भारत का शासक जहांगीर था। और जो अंग्रेज आया था व्यापार की अनुमति लेने के लिए, वो था हॉकिंस। कौन था? हॉकिंस था, जो 1608 के अंदर, 1608 में, 1608 के अंदर जहांगीर के दरबार में आया था। ये प्रथम अंग्रेज था जो मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला हॉकिंस था, 1608 के अंदर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1850, 1857, 1851, 1871। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण करने वाले थे बिस्मार्क। कौन थे? बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, इसलिए सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। तो जर्मनी का एकीकरण 1871 के अंदर हुआ था, बिस्मार्क द्वारा किया गया था, 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली नदी किसे कहा जाता है? काली नदी, काली नदी का विवाद भारत और नेपाल के मध्य है। काली नदी, किस नदी को काली नदी कहा जाता है? यमुना, शारदा, गोदावरी, कावेरी। किस नदी को भाई काली नदी कहा जाता है? यमुना की मैं बात करूं ना, तो भारत की सबसे लंबी नदी नहीं, सहायक नदी, ये गंगा की सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यदि आपको पूछे ना, तो आप बताना यमुना। और काली नदी कहा जाता है शारदा को। काली नदी किसे कहा जाता है? शारदा को। और आप कमेंट करके बताओगे दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा, यह आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया, ये किसके सम्मान में मनाया जाता है? पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है पूछे तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। किसके सम्मान में मनाया जाता है? 23 जनवरी को बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, नाना साहेब या मंगल पांडे। तो 23 जनवरी को मनाए जाने वाले पराक्रम दिवस का संबंध नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हाल ही में बिल्कुल मनाया गया है। हाल ही में किस देश का मून मिशन सनराइज स्नाइपर, क्या है? स्नाइपर मून मिशन है, यानी चंद्रयान है एक प्रकार का।
स्नाइपर चंद्रमा पर उतरा है, ये किस देश का? ये जैसे चंद्रयान मंगलयान अलग अलग देशों द्वारा भेजे जा रहे हैं, तो जो हाल ही में भेजा गया है स्नाइपर, ये इसका संबंध किस देश से है? चीन से, जापान से, अमेरिका से या रूस से? तो इसका संबंध है वो है जापान से। मैं हमेशा हर क्लास के अंदर 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का लाता हूं और छांट के लाता हूं जो लंबे समय तक एग्जाम में पूछने की जिसकी संभावना बनी रहती है। तो इन 2 क्वेश्चनों को आप 2-2 करोगे तो अभी बहुत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ पाओगे, और जल्दी ये करंट अफेयर्स की क्लास को भी शुरू करवाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। अब चिंता ना करें, बस सारा प्रयास आपके लिए किया जा रहा है और यही आपके लिए ही है, ये प्रयास भी आपके लिए है। लिखित बैच, ऑफलाइन लिखित बैच प्रारंभ होने जा रहा है भाई। निःशुल्क सेमिनार है 2 फरवरी 2024 साय 4 बजे। मेजर कोचिंग क्लासेज, सणधरी चौराया, उद्यान विद्या मंदिर, बलदेव नगर, बाड़मेर। तो बस ये हमेशा ही मैं आपको इंफॉर्मेशन देता ही देता हूं। इन मोबाइल नंबरों के ऊपर आप कॉल करके टेक्निकल टीम को सूचित कर सकते हो। बाकी 2 तारीख को आपका मोस्ट वेलकम है साय 4 बजे। तो ये थे अपने जीके के 15 क्वेश्चन। अब अपन बात करते हैं साइंस के। नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? आइरिस में, पुतली में, रेटिना में, कॉर्निया में। नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? आइरिस और पुतली की मैं बात करूं तो ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करती है ये। और कॉर्निया की बात करूं तो नेत्रदान के समय यदि दान दिया जाने वाला कोई अंग है आंख का, वो ये है। नेत्रदान के समय दान किया जाने वाला अंग है वो कॉर्निया है। और रेटिना की मैं बात करूं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना के अंदर बनता है। और मानव आंख उत्तल लेंस की भांति काम करती है। ठीक है, बहुत मोस्ट है। नेत्रदान के समय प्रतिबिंब कहां बनता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन? ये दोनों रेटिना और कॉर्निया का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। प्रतिबिंब कहां बनता है और नेत्रदान के समय कौन सा अंग दान में दिया जाता है? आर्मी में कई एग्जामों में आप पिछले क्वेश्चन पेपर आप जब पढ़ोगे तो ये आपको देखने का मिलेगा। मैंने लगभग 15 से 20 साल के पेपरों जहां से मेरे को मिले हैं वहां से मैं खंगालने का प्रयास किया है, उनसे रिलेटिव क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन मैं कॉपी उठाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि आर्मी के अंदर लगभग 40 से 50% क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। इसलिए एक भी चीज पीछे नहीं छोड़ेंगे अपने, चिंता ही मत करो आप। ये मक्खी है ना, शाम को आ गई क्लास लेने। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति काम करता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस होता है किनारों से पतला और बीच में से मोटा, और अवतल लेंस होता है किनारों से मोटा और बीच में से पतला। ये आकृति तो लगभग आप जानते ही होंगे। 2 बातें बनती है, एक तो बनता है जल के अंदर, जल में वायु का बुलबुला, एक बनता है जल के ऊपर। बातें 2 बन गई है। जब देखो जल के अंदर बुलबुला बनेगा तो बीच में से दबा हुआ होगा, बीच में से दबा हुआ होगा तो जल के अंदर जो बुलबुला बनेगा वो तो बनेगा अवतल लेंस की भांति, और जल के ऊपर जो बुलबुला बनेगा, जैसे बारिश होती है तब जो बनती है ना वो पनिहारियां, वो तो जल के ऊपर जो बुलबुला बनता है ना वो तो बनता है उत्तल लेंस की भांति, और जल के अंदर जो बनता है वो बनता है अवतल लेंस की भांति। अच्छा फैक्ट है, आर्मी में आया हुआ कॉपी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरे हुए तालाब का कम गहरा दिखाई देना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश के व्यतिकरण की मैं बात करूं तो प्रकाश के व्यतिकरण से जैसे साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देना। व्यतिकरण में क्या होता है? प्रकाश की विभिन्न किरणों का एक जगह एकत्रित हो जाना।
साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना। रंगीन दिखाई देना किस पर आधारित है? साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, तो ये प्रकाश का व्यतिकरण घटना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की मैं बात करूं, जैसे हीरे का चमकना, ये प्रकाशीय तंतु का चमकना, मृग तृष्णा का दिखाई देना, ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन की वजह से तो कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है। अपवर्तन की मैं बात करूं तो पानी में रखी हुई किसी वस्तु का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पानी में रखे हुए नींबू या सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी से भरे हुए टब का नीचे का जो तल होता है उसका ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। यही बात यहाँ हो रही है, पानी से भरे तालाब का कम गहरा दिखाई देना, क्योंकि उसका जो तल है अपवर्तन के कारण ऊपर उठ जाता है। जैसे अपन को बहुत कम गहरा पानी से जब टांका भरा हुआ होता है, लगता है कि 3-1 फुट ही है ये टांका। ट्राई नहीं करनी है, अंदर कूद के लगता है ऐसे जैसे इतना ही है पानी। तो इस हिसाब से क्योंकि तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है और तल ऊपर उठा हुआ दिखाई प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, और जिसके कारण ही गहरा कम दिखाई देता है। तो पानी से भरे तालाब का कम गहरा दिखाई देना प्रकाश का अपवर्तन पर आधारित है। ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन में हर क्लास में 1-2 क्लास को छोड़ के प्रकाश से संबंधित घटनाओं का ला रहा हूं, और फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन एक घटनाओं से संबंधित, मात्रक से संबंधित यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण इनमें से कोई नहीं। तो ये रिफ्लेक्शन के कारण होता है, सीधी सी बात है। तो ध्वनि का यानी ये प्रतिध्वनि, पुनः ध्वनि सुनाई देती है ना, इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में बदला जाता है? किसमें बदला जाता है भाई? पौधों के अंदर भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश ऊर्जा को वो किस ऊर्जा के अंदर बदलता है? नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा? तो बताओ भाई किसमें बदला जाता है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? मात्रक से संबंधित क्वेश्चन। तो विभवांतर का मात्रक क्या है? जूल की बात करें तो जूल कार्य या ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो जूल है। एम्पियर की बात करें तो विद्युत धारा, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो एम्पियर है। और बात करें वॉट तो विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो वॉट है, और विद्युत विभवांतर का मात्रक है वो वोल्ट है। याद रखना, वाट और वोल्ट में बहुत अंतर है। विभवांतर का वोल्ट है और वाट यदि आपको पूछे तो वो विद्युत शक्ति का है, एम्पियर धारा का है, जूल कार्य का, ऊर्जा का, ऊष्मा का है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? भारी जल, टेबल शुगर, फ्रियोन या शुष्क बर्फ? क्या कहा जाता है भाई? भारी जल की मैं बात करूं जिसका फॉर्मूला होता है D2O, भारी जल D2O। टेबल शुगर की मैं बात करूं तो सुक्रोज को, टेबल शुगर किसे कहा जाता है? सुक्रोज को टेबल शुगर कहा जाता है। फ्रियोन की मैं बात करूं तो CFC जो गैस होती है उसको फ्रियोन कहा जाता है। और ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है मैं मानता हूं, लेकिन आर्मी के एग्जाम का तो फेवरेट क्वेश्चन है। और मैंने SSC में देखा 2023 की 2 से 3 शिफ्टों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद बहुत इजी लगते हैं मैं मानता हूं, और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि पहले वाली क्लास के लगभग 5% मैं वापिस करूं, ताकि एक को मैं जब 10 बार आपके सामने पढ़ा दूंगा तब आपको पूरा कंठस्थ हो जाएगा। मेरा प्रयास है, मैं जानबूझ के चीजों को थोड़ी रिपीट करता हूं, ताकि सारी चीजें प्रत्येक 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन छोड़ के आपकी रिपीट होती रहेगी, नहीं तब बहुत मजबूत से कंटेस्ट हो जाएगी और स्थायी मेमोरी के अंदर चली जाएगी। उसका फायदा आपको एग्जाम में भरपूर मिलने वाला है। निम्न में से कौन सी अयस्क धातु की जोड़ी असुमेलित है भाई? यानी धातु और अयस्क की जोड़ी असुमेलित है। गैलिना सीसा, बोर्नाइट कॉपर, सिनेबार निकल, मैग्नेटाइट लोहा।
कौन सी असुमेलित है? तो शीशे का गैलिना अयस्क है, ये तो बिल्कुल राइट बात है। कॉपर का बोर्नाइट है, ये बिल्कुल राइट बात है। लोहे का मैग्नेटाइट है, बिल्कुल राइट बात है। इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा सी, सिन्नेबार निकेल का नहीं है। सिन्नेबार किसका है? सिन्नेबार पारे का अयस्क है, तो बिल्कुल असुमेलित हो गई। सिन्नेबार किसका है? पारे का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे, ये किस लिख देते हैं टेक्निकल टीम वाले, क्या लिखते हैं क्वेश्चन है। निम्न में से किसे नीला थोथा कहा जाता है? जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या इनमें से कोई नहीं। नीला थोथा किसे कहा जाता है? जिंक सल्फेट को कहा जाता है सफेद थोथा। जिंक सल्फेट को कहा जाता है सफेद थोथा। और नीला थोथा किसे कहा जाता है? तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? वैसे पीछे दशक था, यानी 1980 के दशक में या 1950 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में। वैसे शुरुआत 1968 के अंदर हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई है वो 1960 के अंदर हुई। भारत में यदि हरित क्रांति का जनक पूछे, भारत में हरित क्रांति का आपको जनक पूछे तो MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। और विश्व में यदि आपको हरित क्रांति का जनक पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है नहीं, याद रखने हैं भाई अपन को। और श्वेत क्रांति का जनक भी साथ साथ में याद रखना। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तबीयत सही नहीं हो रहा है। श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है भाई वर्गीज कुरियन को। किसको? वर्गीज कुरियन। ठीक है नहीं, याद रख जो है सारी बातों परीक्षा के लिए तो रामबाण है। उत्प्लावना बल का सिद्धांत किसने दिया? पास्कल, न्यूटन, आर्किमिडीज, आइंस्टाइन। उत्प्लावना बल, यह है उत्प्लावना बल। उत्प्लावना बल क्या होता है? उत्प्लावना बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है किसी वस्तु को, जैसे पृथ्वी किसी वस्तु को नीचे की ओर खींचती है, वो तो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। और कोई द्रव, मुख्यतः कोई द्रव ऊपर की ओर बल लगाता है, वो होता है उत्प्लावना बल। जैसे आप कोई खाली पानी का डिब्बा यदि पानी के अंदर डालोगे तो वो सीधा ऊपर आने का प्रयास करेगा, वस्तु पानी के ऊपर तैरने का प्रयास करेगी, वो एक प्रकार का उत्प्लावना बल है। द्रवों द्वारा ऊपर की दिशा में लगाया गया बल उत्प्लावना बल है। तो उत्प्लावना बल का सिद्धांत किसने दिया? पास्कल की तो बात करें तो दाब का सिद्धांत दिया। न्यूटन ने गति का सिद्धांत, भाई गति के जो नियम दिए, गति के नियम किसने दिए? न्यूटन ने दिए। दाब का नियम किसने दिया? तो पास्कल ने दिया। और आइंस्टीन की बात करें, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया यदि आपको पूछे तो आइंस्टीन ने दिया। और उत्प्लावना का सिद्धांत किसने दिया? तो आर्किमिडीज ने दिया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, उत्प्लावना बल का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा खचरा की बीमारी होती है? खचरा, वायरस, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। इनकी ट्रिक आप सबको ध्यान रखनी है। जैसे मैं वायरस की बात करूं तो वायरस की एक ट्रिक है आपको याद रखनी है, रचना। जैसे इस क्लास में मैं आपको एक बार रोगों के बारे में बता ही देता हूं। रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा, तो ये बोल देगी ये ले विष पी। क्या पी? विष से बन गया विषाणु। और इसकी यानी रचना से क्या बना देखो, रेबीज, चिकन पॉक्स, चेचक, हेपेटाइटिस जिसको पीलिया बोलते हैं, मिजलस जिसको खचरा बोलते हैं, इबोला। ठीक है ना, तो अपना आ गया मिजलस। मिजलस यानी क्या हो गया? खचरा। तो खचरा किसके कारण फैलता है? तो खचरा वायरस के कारण फैलता है। मैं नेक्स्ट एक रोगों की क्लास लाऊंगा, अभी इसमें मैं लूंगा तो ये एक क्वेश्चन 10 मिनट खा जाएगा आपके, लेकिन जल्दी
रोगों से संबंधित एक ट्रिक के माध्यम से पूरी क्लास ले आऊंगा। जैसे आपके वायरस जनित, बैक्टीरिया जनित, कवक जनित, प्रोटोजोनित, कभी कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। आप आराम से ऑप्शन के माध्यम से क्वेश्चन को हल कर ही दोगे, कोई दो राय नहीं है उसमें, ठीक है नहीं। निम्न में से कौन सा घटक रक्त के थक्के बनने में सहायक है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। रक्त का थक्का, लाल रक्त कणिकाओं की मैं बात करूं तो इसका काम है गैसों का परिवहन, यानी O2 तथा CO2 का जो परिवहन करता है वो करती है RBC। और श्वेत रक्त कणिकाओं की मैं बात करूं तो शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को कोई मजबूत करता है, रोग प्रतिरोधकता जो क्षमता होती है उसको मजबूत करने में सहायक है श्वेत रक्त कणिकाएं। और रक्त के थक्का बनाने में सहायक है प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा रक्त को तरल बनाए रखता है। रक्त का जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा है, रक्त का तरल भाग है वो प्लाज्मा है। जाइलम उत्तक का क्या कार्य है? जाइलम उत्तक का क्या कार्य है? खाद्य पदार्थों को भोजन के विभिन्न भागों में पहुंचाना, जल द्वारा अवशोषित जल तथा जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन निर्माण करना। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन जो निर्माण करता है वो तो करता है क्लोरोफिल। कौन करता है? क्लोरोफिल, ठीक है। और जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? खाद्य पदार्थों को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। फ्लोएम से आपको याद रखना है, फ्लोएम से याद रखना है, याद रह जाएगा आपको, कभी नहीं भूलोगे, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है। फ्लोएम में भी फ आता है और फूड में भी फ आता है। फूड यानी खाद्य पदार्थ, जो भोजन बन गया है ना, बने हुए भोजन को काम तो फ्लोएम करता है। और कच्ची सामग्री जो लाता है जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व जो पत्तियों तक पहुंचाते हैं, फिर वहां भोजन बनता है, वो तो जाइलम का काम है। बने हुए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना फ्लोएम। तो फ से फ और फूड से फ, फूड यानी खाद्य पदार्थों को पहुंचाना फ्लोएम का काम है। और आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मैं आपको कल का क्वेश्चन और मेन कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देने वाला आज का क्वेश्चन भी आपको पूछूंगा और आपको देना है। अभी तक कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत कम जवाब दे रहे हो। आज के बाद, क्लास पूरी होने के बाद, आपको इस जो मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर आपको देना है। मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सी है? स्टेपिच, फीमर, मैंडिबल, पटेला। स्टेपिच की मैं बात करूं तो ये एक प्रकार की कान की हड्डी है और शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपको पूछे तो है स्टेपिच। फीमर की बात करूं तो फीमर पैर की हड्डी है और शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी, शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछे आपको तो वो फीमर है। मैंडिबल, ये जबड़े की हड्डी है। किसकी है? जबड़े की हड्डी है। और पटेला की मैं बात करूं तो ये घुटने की हड्डी है। घुटने की जो हड्डी है उसको पटेला बोलते हैं। सबसे कठोर हड्डी की बात करें तो जबड़े की हड्डी जो मैंडिबल है वही शरीर की सबसे कठोर हड्डी है। ठीक है ना। ये आपके 30 क्वेश्चन थे। ये था आपका कल का क्वेश्चन। कल का क्वेश्चन था मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो श्रीमान कौन है भाई? अब मैंने आपको कहा था इसके माध्यम से आप सारे नए मुख्यमंत्रियों को याद कर लेना। मैं इसलिए ऐसा क्वेश्चन लाता हूं, आप सर्च करो, आप उसके माध्यम से एक प्रश्न के साथ 5-7 क्वेश्चन याद कर सको। तो श्रीमान मोहन यादव, ये है मध्य प्रदेश के सीएम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सवाल आपको जो लाइव चैट के अंदर नहीं, मेन कमेंट बॉक्स के अंदर जिसका जवाब देना है, भारत में वर्तमान में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है? भारत में वर्तमान में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ठीक है ना। लाइव चैट के अंदर नहीं, क्लास पूरी होने के बाद मेन कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर देना है भाई।
और ये बैच की बात आपको मैंने बताई दी, 2 फरवरी साय 4 बजे ऑफलाइन बैच आर्मी अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन कलर को लेकर, ठीक है। और ये थी आज की अपनी क्लास। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और बहुत शानदार शानदार कमेंट करें। आपको ये क्लास जो मैंने शुरू किया है, टीम ने शुरू किया है, ये आपको कैसा लग रहा है, आपके लिए कितना फायदेमंद है, आप कमेंट करके एक बार मेरा हौसला अफजाई करें, टीम का हौसला अफजाई करें और आप बताएं आपके लिए और इसमें क्या नया किया जा सकता है। उसके लिए मैं हमेशा आपको कहता हूं, आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। तो बस आज के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।